नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो सूबेदार जो था वो प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। दीवान जो था वो सूबे का वित्त अधिकारी था। बख्शी जो है वो सूबे की सेना की देखभाल करने वाला था। कोतवाल जो है वो सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करता था। वाक़िया नवीस जो है वो सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान था। सदर और काजी जो थे वो सूबे के न्यायाधिकारी थे। मुगल साम्राज्य में सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, फिर दस्तूदर ग्राम और उसके बाद नागला था जो सबसे छोटी बस्ती थी। सरकार का शासन क्या था कि फौजदार ये ज़िले का एक प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। अमल गुजार जो था ये ज़िले की माल गुजारी एकत्र करता था। बितिकची जो है ये कृषि संबंधी ज़रूरी कागजात और आंकड़े तैयार करता था। खजानदार जो है ये ज़िले का खजांची था। बात करें परगना के शासन की तो शिकदार जो है वो परगने में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना के अतिरिक्त काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाए गए माल गुजारी के रुपयों को भी संभालता था। आमिल जो है वो परगने का वित्त अधिकारी था। फौजदार जो है ये परगने का खजांची होता था। कानूनगो जो है ये पटवारी का प्रधान होता था। कारकुन जो है ये उत्पादन योग्य भूमि, पैदावार, मालगुजारी, वसूली, बकाया आदि बातों का लेखा रखते थे। प्रधान सद्र जो है ये धार्मिक, धन संपत्ति और दातव्य विभाग का प्रधान होता था। कोतवाल जो है वो नगर के शासन का प्रधान होता था। गांव का मुख्य अधिकारी जो है वो ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। मनसबदारी प्रथा की अगर हम बात करें तो मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का वैज्ञानिक ढंग से यथाशक्ति संगठन किया था। साधारणतः मनसब का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा से होता है। अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब जो है वो 10 का तथा सबसे ऊंचा मनसब जो है वो 10,000 का था। अकबर के शासनकाल के अंतिम दिनों में इसे 12,000 कर दिया गया था। 5,000 से ऊपर के मनसब जो है वो शहजादों के लिए सुरक्षित थे। 500 से 2530 तक मनसबदार उमरा, 3,000 तथा उसके ऊपर के मनसबदार जो थे वो उमराए आज़म और 5,000 से ऊपर के मनसबदार जो थे वो सवार कहलाते थे। मनसबदारों को वेतन में नगद रकम मिलती थी। वेतन में जागीरें भी दी जाती थी। मनसबदार के घोड़ों को दाग लगाया जाता था। मनसबदार का जो जात और सवार 2 दर्जे दिए जाते थे। जात से पता चलता है कि कितनी संख्या में हाथी, घोड़े तथा सामान ढोने की बैलगाड़ी किसी मनसबदार को रखनी है। सवार से दर्जे का बोध होता था कि मनसबदार को कितनी संख्या में घुड़सवार रखने हैं। यदि जात और सवार बराबर हो तो प्रथम श्रेणी, यदि सवार जात से कम हो तो द्वितीय श्रेणी और यदि सवार जात से आधे से भी कम हो तो तीसरी श्रेणी कहा जाता था। दुहु अस्पा वह मनसब होता था जिसे निर्धारित घुड़सवार के साथ साथ उतने ही घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा वह मनसबदार होता था जिसे दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। ये प्रथा जहांगीर ने प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम यह पद मेहरबत खां को दिया गया था। मुगल सेना 5 विभागों में विभाजित थी: पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी और जल सेना। पैदल सेना के भी 2 प्रकार थे: अहशाम और सहबंदी। अहशाम जो है इनके पास तलवार और छोटा भाला होता था। सहबंदी जो है वो फौजियों की अपेक्षा नागरिक पुलिस का काम करते थे। घुड़सवार जो है वो 2 प्रकार के थे: बरगीर और सिलेदार। बरगीर जो है इन घुड़सवारों को साज का सारा सामान सरकार से मिलता था। सिलेदार जो है ये अपने घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे। इनको बरगीर से अधिक वेतन मिलता था। मुगल तोपखाना जिनसी और दस्ती नामक 2 विभागों में बटा हुआ था। मुगल अपनी निजी जल सेना नहीं रखते थे। नावों का निरीक्षक जो है वो मीर बहाल कहलाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। दहसाला व्यवस्था 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसान सीधे ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था का वास्तविक प्रणेता जो है वो टोडरमल था। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा जो है वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नकद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग जो है वो हर वर्ष वसूला जाता था, जिसे माल ए हरसाला कहा जाता था। इस व्यवस्था में भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था: पोलज, परती, चाचर और बंजर। जो पोलज है इसमें प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से खेती होती थी। परती जो है इस भूमि पर उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर जो है इस भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर जो है ये खेती योग्य भूमि नहीं थी, अतः इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे: खुदकाश्त, बहीकाश्त और मुजारियन। खुदकाश्त जो है ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे रहते थे।
पाही काश्त जो है ये किसान दूसरे गांव में जाकर बटाईदार के रूप में कृषि कार्य करते थे और मुजारियन जो है वो खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन जो है वो खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयूर गाल भूमि। खालसा भूमि क्या है, ये शाही भूमि थी। जागीर भूमि क्या है, प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। सयूर गाल यानी कि मदद माश भूमि जो थी वो अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की थी। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तख्शीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क या कनकूत प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। ये एक प्रकार से ठेकेदारी व्यवस्था थी। कनकूत प्रणाली को दानाबंदी भी कहा जाता था। मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियाँ भी प्रचलित थी। बटाई अथवा गल्ला बख्शी, इसे माओली भी कहा जाता था। बटाई प्रणाली में राजस्व निर्धारण जो है वो 3 प्रकार से होता था, खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। खेत बटाई जो है फसल तैयार होते ही खेत का बंटवारा हो जाता था। लंक बटाई जो है वो फसल काटने के बाद गट्ठरों का बंटवारा होता था। राशि बटाई जो है इसमें अनाज का बंटवारा होता था। अकबर ने सूर्य की गणना पर आधारित इलाही संवत प्रचलित किया था, जिसे फसली संवत भी कहा जाता था। क्षेत्रफल की इकाई जो है वो बीघा मानी जाती थी। अकबर ने भूमि की पैमाइश हेतु 1586 में सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज को प्रचलित किया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। सबसे बड़ा सिक्का जो है वो शनसब था, सोने का। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई तथा उस पर अपना और नूरजहां का नाम जो है वो अंकित कराया। आना सिक्के का प्रचलन आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई जो है वो औरंगजेब के समय में हुई। भू राजस्व के अतिरिक्त हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से जकात कर वसूल किए जाते थे। 1564 में अकबर ने जजिया की वसूली समाप्त कर दी थी। दोस्तों बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।